तो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। रिट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको आंखों के पीछे शदीद दर्द होता है। फिर उसके बाद लोअर लिम्ब पेंडलियां जिसको कहते हैं, उसमें शदीद पेन होती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदुर्रहमान है, मैं सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है जिस पे बात करनी है हमने, वो है डेंगू बीमारी। और डेंगू जो बीमारी है वो पूरी दुनिया में उसका बहुत थ्रेट है। और पाकिस्तान में, पंजाब में और लाहौर में ये गुज़श्ता 10-12 साल से, 12-14 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो केसेस आ रहे हैं और बड़ी से डेथ्स हुई हैं, बड़े लोग सफ़र हुए हैं। असल में होता यूँ है कि ये एक मॉस्किटो जो होता है, मखसूस मॉस्किटो है, दो तरह के होते हैं, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। उनके काटने की वजह से जो है वो वायरस जो है, जो डेंगू वायरस होता है, जिसकी 4 किस्में होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो जिस वक्त वो काटता है, बेसिकली तो वो काटता है ब्लड को लेने के लिए, लेकिन उसी वक्त वो जो है अपना सलाइवा इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में। और वो जो सलाइवा होता है उसके अंदर वायरस होता है। वायरस जब चला जाता है जिस्म के अंदर तो वो एक मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, तादाद बढ़ाता है। जब उसकी ख़ास एक तादाद एक लेवल पे पहुंच जाती है तो वो बुखार होना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट, मरीज जो है वो किसी हेल्थ फैसिलिटी में या हॉस्पिटल में जाके चेक करवाता है, तो उस वक्त फिर वो उसको वो जो कोई भी कंसल्टेंट या डॉक्टर होता है वो उसको देखता है और वो कहता है कि आपको लग रहा है कि जो है ना आपको डेंगू है। तो ये क्लिनिकल सिम्टम जो है उसकी, वो अगर 3 या 4 3 हो तो वो हम कहते हैं, उसको हम लेबल कर देते हैं कि शायद इसको डेंगू हो। तो वो जो निशानियां हैं उसमें एक तो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको आंखों के पीछे शदीद दर्द होता है। फिर उसके बाद लोअर लिम्ब पेंडलियां जिसको कहते हैं, उसमें शदीद पेन होती है। और रैशेस, बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं, नौजिया होता है। ये काफ़ी सारी इसकी जो है ना सिम्टम्स हैं। इसमें से अगर 3 भी हों तो हम कहते हैं कि मे बी इसको वो डेंगू है। तो उसके बाद हम सस्पेक्टेड इसको कहते हैं मरीज को। इसके बाद हम कहते हैं कि अपना ब्लड का टेस्ट करवा लो। उसको ब्लड काउंट कहते हैं, जिसमें हम 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं, उनको देखना होता है। मिसाल के तौर पर उसमें सबसे पहले जो है वो प्लेटलेट्स देखते हैं फिर हम। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं। जब हम इनका टेस्ट करवाते हैं इस पेशेंट का, तो वो उसका ट्रेंड डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो फिर हम रिपीट करवाते हैं तो उससे और हमें पता चल जाता है कि ये जो प्लेटलेट्स इसके कम हो रहे हैं। इसके साथ उसके जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, वो भी कम हो रहे होते हैं। और इसके साथ SCT, हिमेटोक्रेट होता है, वो बढ़ बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर हम देखने के बाद उसको हम प्रोबेबल केस कह देते हैं कि शक मजीद जो है ना वो हो जाता है, पुख्ता हो जाता है कि इसको जो है वो डेंगू है। फिर हम उसको कहते हैं कि भाई ये इसको आप जो है कंफर्म करने के लिए हम उसको एक NS1 टेस्ट होता है। और वो पहले 4 से 5 दिन जो है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर वो 4-5 दिन गुजर जाए फिर NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट होता है और ये फिर नेगेटिव आ जाता है। तो फिर हम इसको जो है ना वो एक हमारा इम्यूनोग्लोबिन M, IgM कहते हैं, उसके लिए फिर हम वो उसको टेस्ट करवाते हैं। वो 15 दिन तक उस पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर वो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसको डेंगू है। इसके साथ फिर एक और टेस्ट होता है, उसको PCR कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उससे उसकी वायरस की किस्म का भी पता चल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इसमें से कोई भी टेस्ट आ जाए पॉजिटिव तो हम कहते हैं कि ये मरीज जो है ये कंफर्म डेंगू है। अब उसके बाद कुछ एहतियात हमें करनी चाहिए। तो एहतियात ये होती हैं कि हमने उसको जो बेड नेट्स हैं उसमें उसको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड है। अब उसको वो मॉस्किटो जो मैंने आपको बताया है, एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस, अगर वो काटेगा तो फिर उसमें से वायरस लेके फिर आगे वो स्प्रेड करेगा। तो उसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बेड नेट्स ज़रूरी हैं। अब ऐसा मरीज जो है उसका कोई स्पेसिफिक इतना कोई इलाज नहीं इसका होता। सबसे पहले तो अगर वो डिस्प्रिन, एस्प्रिन इस तरह की कोई चीज़ें ले रहा है तो उसको फ़ौरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लड थिनर होती हैं, खून को पतला करने वाली होती हैं। क्योंकि पहले ही प्लेटलेट्स उसके कम हो रहे हैं तो वो खून पहले ही उसका पतला है।
तो इसलिए ये फौरी तौर पे बंद करते हैं। पैरासिटामोल, पैनाडोल सिंपल देनी होती है। इसके साथ जूसेस में इजाफा करना होता है। प्रोटीन डाइट अगर वो ले सकता है तो ज़रूर ले। और आम तौर पर 7-8 दिन के बाद इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाता है, यानी ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बुखार जो है उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, किसी को दूसरी तीसरी दफ़ा होता है अगर डेंगू, तो फिर उसमें ये है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें ब्लड इतना थिन हो जाता है, अगर बहुत उसके प्लेटलेट्स नीचे चले जाएं तो वो फिर आइस में से, गम्स में से, और वो ब्लड सीप करना शुरू हो जाता है। दैट्स सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं, और फिर अल्टीमेटली जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो पेशेंट चला जाता है। तो ये इसका ये तरीक़ाकार है। और इसके साथ ये है कि हमें इसकी जो प्रिवेंशन है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सादा और बड़ी आसान है। सादा और आसान इसलिए है कि हमने अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट करना है, देखना है कि हमारे इर्द गिर्द ये कोई मॉस्किटो, अगर हम पार्क में बैठे हैं इधर किसी जगह के ऊपर, कोई मॉस्किटो हमारे इर्द गिर्द तो नहीं ऐसा मौजूद है, क्योंकि बेसिकली दिस इज टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो बार बार अटैक करता है। इसका बुजिंग साउंड नहीं होता जैसे मॉस्किटोज का होता है ना, कान में जो है जैसे आवाज़ पैदा करता है, इसका कोई ऐसा बुजिंग साउंड नहीं होता। बार बार अटैक करेगा जब तक इसको अपनी ब्लड मील नहीं मिल जाती, या आपको बार बार अटैक करता रहेगा। तो आपने इसको अपना विजिलेंट रहना है, पूरे कपड़े पहनने हैं। और अब तो ये है कि ये पूरा साल जो है ये सीज़न चलता है, और कुछ वेदर रेजिस्टेंट हो गया है ये वाला वेक्टर। पहले होता था कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये जो है ना रुक जाता है, लेकिन अब ये तकरीबन पूरा साल चलता रहता है। तो इसलिए हम प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन में आपने कपड़े पहनने हैं, और कोई रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में आपने जालीदार दरवाजे खिड़कियां लगानी हैं ताकि वो मॉस्किटो अंदर ना आ सके आपके। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने इसकी बाइट से बचना है, अपने आप को, खुद भी, बच्चों को भी, सबको बचाना है। और कहाँ कहाँ ये फैलता है, इसका एक बहुत बड़ा जो है वो, चूंकि ये अर्बन डिजीज़ है, शहरी बीमारी है, सेमी अर्बन एंड सेमी अर्बन, तो इस लिहाज से जो कंटेनर, जो बर्तन इस यहाँ पर हमारे होते हैं, अब उनमें मैं सीधा सीधा थोड़े से बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर जैसे टायर हो गए, जैसे ये रूम कूलर होते हैं, उनमें पानी होता है, बाहर लगे हुए होते हैं, बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, लोग उसको खाली नहीं करते, और वो हो गए। इसके अलावा और ये जो डिस्पोजेबल मटेरियल होते हैं, जिसमें प्लेट्स हैं, जिसमें लंच बॉक्सेस हैं, लोग खा के फेंक देते हैं, पानी जमा हो जाता है। और जो छतों पे टैंकियां होती हैं, वो आमतौर पर उन पे ढक्कन नहीं होते, लोग घरों में पानी नहीं आता, पानी स्टोर करते हैं, और उनके ऊपर वो अनकवर्ड होते हैं सारे, वो जो आपके पॉट्स वगैरह हैं। तो अगर आप उनको देखें तो उनके अंदर आपको वो लार्वा नजर आएगा। तो ये चीज़ें, इनमें ये ज़्यादातर फैलता है। और ये जो मॉस्किटो है, इसकी जो है वो पूरी लाइफ जो है उसको हम अगर डिवाइड करें तो इसकी लाइफ के 4 स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज है वो एग या अंडे हैं, उसके बाद ये वो 2 से 3 दिन के बाद ये जो अंडे हैं ये फिर उससे लार्वा ग्रो करते हैं, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लार्वा एक ऐसा लफ्ज है जो हर एक को अब पता चल गया है कि डेंगू का लार्वा, डेंगू का लार्वा, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इसकी पहचान भी आसान है, क्योंकि ये पानी में अगर आप देखें तो ये छोटा सा 1 सेंटीमीटर एक आपको जैसे कीड़ा सा नजर आएगा, और वो ऊपर नीचे जाएगा। और उसके जो टेल है उसकी टिप के ऊपर आपको एक साइफन नजर आएगा ब्लैक कलर का, वो इसकी एक पहचान होती है। वाइटिश सा होता है, येलोइश कलर का, यानी कि ज़्यादा गहरा कलर नहीं होता। तो ये आपको ऐसा मिलेगा। और ये इसकी स्टेज है। उसके बाद ये 5 से 6 दिन के बाद जो लार्वा है ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। और प्यूपा एक ऐसी चीज होती है जैसे वॉल शेप होती है, एक 1.5-2 दिन के लिए ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तीनों जो स्टेजेस हैं पानी के अंदर होती हैं। अब प्यूपा के बाद वो फिर
डेढ़ दो दिन के बाद वो एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। वो एडल्ट मॉस्किटो जैसे ही बनेगा, उसको फौरी तौर पर जो है वो फिर ब्लड लेने के लिए इंसान तक पहुंचेगा और वहां से उसको बाइट करेगा, क्योंकि बेसिकली उसने क्या करना होता है, अपने एग्स या जो अंडे होते हैं उसको राइप करने के लिए, ग्रो करने के लिए वैसा करता है। अब एक जो मादा मच्छर है, आप अंदाजा करें कि अपनी वो पूरी लाइफ जो है उसकी 3 हफ्तों की या 4 हफ्तों की जो होती है, डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर। तो उसमें वो 3 से 4 बैजेस अंडों के देती है। अब 3 से 4 बैजेस का मकसद ये, मतलब ये है कि वो 150 से 200 एक बैच में अंडे होते हैं। तो इसलिए इसकी जो तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और फिर यह है कि अगर पानी अवेलेबल ना हो, खुश्की हो, तो ये सरवाइव कर जाते हैं अंडे 6 माह तक, साल तक भी। जैसे पानी अवेलेबल होता है तो ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी इस तरह से कंडीशन है। जहां तक कंट्रोल की बात है, कंट्रोल सबसे बेहतर तो मैंने आपको बताया है कि इसका सबसे बेहतर मैकेनिकल कंट्रोल है, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन है। उसमें यह है कि हम अपने चीज़ों को देखें। अगर हमारे ऊपर टैंकी जो है पानी की वो ऊपर ढकी हुई नहीं है तो उसको ढांप दें। अगर टायर बाहर पड़े हुए हैं तो उठा के हम शेड के नीचे रख दें। अगर कोई टूटी हुई चीज़ें हैं, जिसको बेकार चीज़ें हैं लेकिन उसमें पानी जो है वो जमा हो सकता है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये तो है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं। हम इस तरह के यानी कि एनवायरनमेंट पैदा करें जिसमें पानी जो है वो स्टे ना करे, और क्योंकि साफ पानी में ये ज़्यादातर ग्रो करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी टीमें जाती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट कर रहा होता है, ले और उसमें उन्होंने घर में जाके सर्वेलेंस सर्वे करना होता है। अब इशू ये भी आ जाता है कि कुछ लोग इसकी इजाज़त नहीं देते कि हमारे घर में जो है ना वो सर्वेलेंस या सर्वे किया जाए। ना वो खुद करते हैं, ना इजाज़त देते हैं। वो रेजिस्टेंट होते हैं, मुज़ाहमत करते हैं। अब अगर उन्होंने 100 घर चेक किए, 100 घरों में से 50, 60 या 70 घर में सर्वेलेंस अच्छी तरह से कर ली, वहाँ पे उन्होंने सारा ख़त्म कर दिया, उसका सोर्स ख़त्म कर दिया, लेकिन जो 10, 20, 30 घर रह गए जिन्होंने उनको सर्वे नहीं करने दिया, और उनके अगर वहाँ पे जो है उसकी मौजूद है वो जो डेंगू मच्छर है, लार्वा मौजूद है, तो वो हमारा जो साइकिल है वो कभी ब्रेक नहीं होता। और यही वजह है कि वो प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है। हम उसको मुकम्मल तौर पर ग्रास रूट लेवल पे नीचे से उसको हम उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरा आगे इसका, एक तो ये हो गया मैकेनिकल कंट्रोल है। इसके आगे एक दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में फिर वो दवाइयाँ आ जाती हैं। वो दवाइयों में ये है कि पानी है, जैसे पानी में हम उसको लार्विसाइड होती है, और लार्विसाइड थोड़ी सी अगर हम उसमें डाल देते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है, कैलकुलेटेड होती है, तो अगर हम उसमें डाल दें तो उसका इफेक्ट होता है, लार्वा ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे बेहतर यह है कि अगर हम लार्वा को वैसे अगर हम किसी जगह पे मिल जाए, जैसे पानी की टैंकी है ऊपर, उसमें कोई हजारों की तादाद में अगर हमें लार्वा मिलता है, तो सबसे बेहतर है कि उसको खाली करें, उसको अच्छी तरह से साफ करें, धो दें, फिर उसमें पानी भरें और उसको ढांप दें। ये सबसे बेहतर है, बजाय हम उसमें दवाई डालें, क्योंकि वो केमिकल इंटरवेंशन होती है। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो हमें ये मजबूरन करना पड़ता है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें फिर जो मॉस्किटो है उसके लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है घरों में। अब चूंकि ये एक ऐसा मॉस्किटो है कि जैसे ये जो आपकी शेड जगह होती हैं, कूल एंड शेड जगह, जैसे बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, फर्नीचर के नीचे, कुर्सियों के पीछे, इस तरह की जगहों पे ये आमतौर पर रेस्टिंग प्लेस होती है। तो यहाँ हमें फिर स्प्रे करना चाहिए, करना पड़ता है। और स्प्रे ऐसा हो कि वो ब्लैंकेट स्प्रे हो, जो सारी जगहों पे स्प्रे होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट अटेम्प्ट होती है, वो जिसको हम डेस्परेट अटेम्प्ट भी कहते हैं, वो है फोगिंग स्पेस स्प्रे, जिसको हम कहते हैं। वो डीजल के साथ दवाई को मिला के करा जाता है, जो कि अक्सर रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि उसमें इनहेल करना पड़ता है। वो बच्चों को, मरीज हैं, बूढ़े हैं, तो वो आमतौर पर रिकमेंड नहीं होता। लेकिन जिस वक्त एक बहुत ज़्यादा शदीद कंडीशन आ जाए, बहुत पेशेंट आ रहे हों, तो कोई फिर ऑप्शन नहीं रहती, तो हमें फिर फोगिंग करनी पड़ती है, स्पेस स्प्रे भी करनी पड़ती है। और उसमें फिर हमें वो जो है वो फोगर्स होते हैं, उससे फिर वो स्प्रे हम करते हैं, फोगिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के कहने का मकसद ये है कि हमें वो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम कर लें, और बड़ी सिंपल अप्रोच है इसमें। सिंपल अप्रोच ये है कि हम अपने घर का जायज़ा ले लें कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, छत से लेके और नीचे तक।
और हमारे जो बाहर कूलर लगा हुआ है, अगर हम उसको सीज़न नहीं है तो हम उसको नीचे से वो जो उसका बोल्ट है, नट बोल्ट है, उसको खोल दें और पानी को हम ड्राई रखें और हम अपने वो जाली वाले दरवाजे और ये चीज़ें लगा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं और जैसे मैंने आपको बता दिया, तो इतना ये मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हम थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, नहीं देखते हैं और फिर हमारे लोग जो हैं वो भी इतना ताउन नहीं कर रहे होते। बाद में शोर बहुत मचता है कि जी डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया, पेशेंट ज़्यादा आने शुरू हो गए, लेकिन वो अपने कभी टीमों को घरों में जाके वो जो हमारी टीमें एक्सपर्ट होती हैं उन्होंने यही करना होता है कि लार्वा कलेक्ट करना होता है, लार्वा को तलफ करना होता है, लार्वा को ख़त्म करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। जब आप उनको इजाज़त नहीं देते तो वो साइकिल कभी ब्रेक नहीं होता, वो इन्फेक्शन जो है वो फिर बढ़ती रहती है। जैसे वो सीज़न जो आइडियल सीज़न होता है इसका, आम तौर पर अभी जो आने वाला सीज़न है अगले महीनों में, उसमें यह है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो ये आइडियल सीज़न होता है और इसमें ये फिर ग्रो करता है। तो दीज आर द सम इंस्ट्रक्शंस और सम ट्रीटमेंट, सम सिम्टम्स जो मैंने आपको जो पेश की हैं। थैंक यू सो मच।